नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 19 दिसंबर 2020 देश की सबसे बड़ी दो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी दो बड़ी खबरें। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे दल बल के साथ बंगाल पहुंचे और ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के आक्रामक प्रचार का शंखनाद हो गया। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने उन बड़े नेताओं के साथ मंथन करती रहीं जो पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कामकाज से खफा हैं। बीजेपी मैदान में है, उधर कांग्रेस अभी भी अपना घर व्यवस्थित करने में लगी हुई है। बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, असम, केरल और तमिलनाडु की भी है। कभी इन प्रदेशों से गायब रहने वाली बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ गांव-गांव में पहुंचने की रणनीति बना चुकी है। तो क्या अब बीजेपी का पूरा फोकस पूरब और दक्षिण में रहने वाला है? क्या आने वाले साल बीजेपी के राजनीतिक पराक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण साल बनने वाला है? बंगाल के लिए बीजेपी का ब्लूप्रिंट क्या है? क्या बीजेपी ममता को उन्हीं के रणनीति से चोट पहुंचाने वाली है? आज बात बीजेपी के मिशन 2021 की। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस सवाल का एक शब्द में जवाब हो सकता है, आक्रामकता। दिल्ली को किसानों ने घेर रखा है, लेकिन बीजेपी इसका भी राजनीतिक तरीके से डटकर मुकाबला कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के फैसले को किसानों के लिए सही साबित करने का जिम्मा उठा रखा है। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर अटका है, लेकिन बीजेपी इससे कहीं आगे की सोच रही है। फिलहाल पार्टी का पूरा फोकस बंगाल पर है। ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपने हर ताकतवर नेता को अभी से मैदान में उतार दिया है। 5 बड़े केंद्रीय मंत्री और 2 राज्यों के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों को बंगाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इन 7 को अमित शाह को रिपोर्ट करना है। हर बूथ के मैनेजमेंट की टीम अभी से तैयार हो गई है। अमित शाह बंगाल की जमीन पर एक एक वोट साधने में लगे हुए हैं। चाहे देवी सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन हो या आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले खुदीराम बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण या जय श्री राम का जयकारा लगाना हो। बंगाली समाज से जुड़े हर प्रतीकों से जुड़ने की बीजेपी कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी बीजेपी नेताओं को बाहरी बताने की कोशिश करती हैं, तो शहीद खुदीराम बोस की भूमि से अमित शाह ने बगैर दीदी का नाम लिए जवाब देने में देरी नहीं लगाई। बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। विपक्ष जहां किसान कानूनों पर मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है, वहीं बीजेपी मिशन बंगाल में पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। अमित शाह बंगाल के मिदनापुर में किसान सनातन संघ के घर पहुंचे। वहां भोजन की योजना पहले से थी। सनातन संघ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला हुआ है। घर की देहरी से लेकर दीवारें तक सब सजे हुए हैं। ऐसे में शाह ने किसान की घर भोजन कर बंगाल की जमीन से संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार के कृषि कानूनों का विरोध सिर्फ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। सनातन संघ के घर की तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई कि जिस बंगाल में हर 4 में से 3 लोग किसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, वहां हर किसान की जिंदगी में रंग भरने के लिए मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही है। अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर आया। मैंने पूछा कि 6,000 रुपया मिला है? उन्होंने कहा नहीं मिला है।
मैंने बोला एक घर कहां से बना है, कब बनाया, कहां से लोन ली? तो उसने कहा लोन नहीं ली, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है, इसमें बैठकर आप भोजन करें। मित्रों, बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है। बीजेपी जानती है कि बंगाल में लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए एक एक वोट जोड़ने के प्लान पर तूफानी रफ्तार से काम चल रहा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी ने स्पेशल 7 का गठन किया है। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडविया, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, केशव प्रसाद मौर्य और नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। बीजेपी ने अपने इन बड़े नेताओं को 6-6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी की ये सभी बड़े नेता कम से कम 10 से 15 दिनों तक चुनावी रणनीति और केंद्र के साथ समन्वय का काम देखेंगे। समय समय पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट करेंगे। बंगाल बहुत अहमियत रखता है और अमित शाह की नजरें इस पे गड़ी हुई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा उनको लगता है कि बंगाल में अगर कब्जा कर लेंगे तो बहुत बड़ी जीत होगी। तो जाहिर है कि उनकी रणनीति होगी, आक्रामक भी होगी और प्लानिंग भी होगी और उसमें सब कुछ वो झोंक देंगे। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि 6 केंद्रीय मंत्री को उन्होंने वहां लगा दिया है। बीजेपी चाहती है कि मिशन बंगाल में रत्ती भर भी चूक न हो, इसलिए केंद्र से नेताओं की नई नई टीमें बनाई जा रही हैं, जो क्षेत्रवार स्थानीय नेताओं से बातचीत और तालमेल रखें, जिससे क्षेत्रवार रणनीति बनाने से लेकर मजबूत उम्मीदवार तय करने में पार्टी आलाकमान को सहूलियत होगी। इतना ही नहीं, एक एक बूथ के लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं की फौज तैयार कर रखी है। 2019 में ही बीजेपी बंगाल का प्रयोग कर चुकी है। लोकसभा में 42 में से 18 सीटें जीतकर बीजेपी ममता बनर्जी की नींद उड़ा चुकी थी। लेकिन इन 1.5 साल में बीजेपी ने बंगाल में आराम नहीं किया। उसने लगातार वहां चोट की जहां तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। पहले ही तृणमूल में सेंध लगा चुकी बीजेपी ने अब ममता के ताकतवर शत्रप शुभेंदु अधिकारी को अपनी ओर मिला लिया है। पूर्वी मिदनापुर की कम से कम 35 सीटों पर शुभेंदु का सिक्का चलता है। मिदनापुर में अमित शाह की रैली में मंच पर शुभेंदु के साथ टीएमसी के सांसद सुनील मंडल भी दिखे। हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम, सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा छोड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी महाशय के वरण करबेन। मिदनापुर में अमित शाह की रैली के मंच पर शुभेंदु अधिकारी दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वर्तमान पूर्व सीट से टीएमसी के टिकट पर संसद पहुंचे सुनील मंडल भी बीजेपी के हो गए। शुभेंदु अधिकारी जैसे धाकड़ नेता तृणमूल के भाजपा में आ रहे हैं और उनके आने से लगता है कि भाजपा यहां एक अच्छा मुकाम बनाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होने के लिए जगह चुनी अपने गढ़ यानी मेदिनीपुर की जमीन। उनकी ममता बनर्जी से अदावत लंबे समय से जारी थी। पूर्वी मेदिनीपुर की 35 सीटों पर शुभेंदु परिवार की तगड़ी पकड़ मानी जाती है, तो आसपास की 30 सीटों पर भी शुभेंदु का प्रभाव माना जाता है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही शुभेंदु को अपने पाले में मिलाकर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे दिया। दीदी, मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप
कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी। दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में जरूरत से ज्यादा अहमियत मिलने और प्रशांत किशोर की रणनीति से टीएमसी के कई बड़े नेता नाराज हैं। शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी की भी एक बड़ी वजह अभिषेक और प्रशांत किशोर थे। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने का मतलब है आने वाले दिनों में टीएमसी के कई और बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल होना। अधिकारी को अपनी तरफ ले लेना एक बहुत बड़ा हाथ मारा है भाजपा ने। मुकुल रॉय को 2017 में लिया था। मुकुल रॉय की अहमियत थी कि वो तृणमूल की सब चीजें जानते हैं, अंदरूनी चीजें, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी कमजोरी है, कैसे वो फंक्शन करती है। और शुभेंदु अधिकारी की जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है कि वो नंबर 2 हो गए थे मुकुल रॉय के जाने के बाद ममता बनर्जी के। और जो ईस्टर्न मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है, उसमें उनकी बेहद पकड़ थी। आपको याद होगा कभी ममता बनर्जी के करीबियों में से एक रहे मुकुल रॉय जब से बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की तादाद बढ़ी है। बीजेपी में टीएमसी के बागियों का दोनों हाथ खोलकर स्वागत हो रहा है। मिदनापुर बीजेपी के लिए हमेशा से हिंदुत्ववादी राजनीति की प्रयोगशाला रहा है। आजादी के बाद पहले चुनाव में भी जनसंघ को पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में कामयाबी मिली थी। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से माना जा रहा है कि 2021 में मिदनापुर और उसके आसपास के इलाकों में कमल खिलाने के लिए खाद पानी तैयार हो गया है। साथ ही दीदी ब्रिगेड में सेंधमारी में मदद के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसा बड़ा चेहरा। बंगाल में बीजेपी उन सभी फॉर्मूलों पर काम कर रही है जिसका फायदा उसे 2019 में मिला। बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में ऐलान कर चुके हैं कि जल्द सरकार सीएए को लागू करने जा रही है। ममता बनर्जी पर बीजेपी की तरफ से लगातार हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग और अदालतों में बीजेपी लगातार ममता सरकार के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवा रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण का हर रास्ता तलाशा जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि हर बूथ में महिला अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो ताकि हर बुर्के वाली महिला की पहचान हो सके। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी 2019 की स्क्रिप्ट दोहरा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर शिकंजा कसा गया था। अब राज्य के 3 आईपीएस अधिकारियों को लेकर केंद्र और बंगाल की सरकार टकराव के रास्ते पर है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी नेताओं पर तीखे प्रहार कर रही हैं, तो बीजेपी भी ममता सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बंगाल के 3 आईपीएस अफसरों राजीव मिश्रा एडीजी दक्षिण बंगाल, प्रवीण त्रिपाठी डीआईजी प्रेसिडेंसी रेंज और भोलानाथ पांडे एसपी डायमंड हार्बर पर ममता सरकार और केंद्र सरकार में नई जंग जारी है। केंद्र सरकार तीनों आईपीएस अफसरों को बंगाल सरकार से तुरंत रिलीव करने के लिए कह रही है, जिसके लिए ममता सरकार तैयार नहीं। चेतावनी दे रहा है, क्योंकि सिविल सर्विस जो होता है उसका जो फाइनल रिकॉर्ड जो बनता है नौकरी का, वो केंद्र सरकार ही बनाते हैं। तो इसलिए वो एक तरीका जो अपनाया, इसमें डिबेट हो सकता है। भले ही केंद्र राज्य फेडरल स्ट्रक्चर में हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये डिबेट अलग है। लेकिन बीजेपी बंगाल जीतने के लिए हर कांड जिसको कहते हैं, हर कांड वो अपना रहे हैं, जिसमें ये भी एक चीज।
इसी महीने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल यात्रा पर थे। डायमंड हार्बर में उनके काफिले पर हमला हुआ, कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। तैनाती के आधार पर तीनों अधिकारी नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। तीनों अफसरों को बुलाने के पीछे केंद्र की अपनी दलील है, तो ममता सरकार के रिलीव नहीं करने की अपनी। अफसरों को भेजने और नहीं भेजने के मामले को वोट बैंक की सियासत ने बुरी तरह उलझा दिया। शासन और प्रशासन दो शब्द है। प्रशासन उनके जिम्मे है, शासन के साथ नहीं रहेंगे तो प्रशासन कैसे अच्छा चलेगा। लेकिन जब शासन की तरफ से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होने लगता है तो प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी छवि बिगाड़ने के बदले बनाए रखना चाहते हैं और तब वह शासन के खिलाफ जाते हैं। आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति को लेकर नियम बहुत ही साफ है। अगर अफसरों पर केंद्र और राज्यों के बीच एक राय नहीं बनती है तो केंद्र की मानी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ममता ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। बंगाल में चुनाव से पहले अफसरों पर तनातनी कोई नई बात नहीं है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले तब के कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर भी बहुत तनातनी हुई। यहां तक कि आईपीएस राजीव कुमार के समर्थन में मुख्यमंत्री ममता धरने तक पर बैठ गईं। पिछले 1-2 महीने से बंगाल में भी तूफानी रफ्तार से अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार अपनी पसंद के अफसरों की पोस्टिंग कर रही है, जिससे चुनावों में फायदा उठाया जा सके। हिंदी भाषी प्रदेश में वो लोग समझ चुके हैं कि वो लोग मैक्स आउट कर चुके हैं। यूपी जैसे प्रदेश में जितनी सीटें वो 2019-14 में सब जीत कर आए हैं, उससे अधिक उनका जीतने का स्कोप नहीं है। तो उन्होंने ये लक्ष्य बनाया है कि उनको नए प्रदेश अर्जित करने हैं, जिसमें कि वेस्ट बंगाल एक फर्टाइल ग्राउंड है। बंगाल की आबादी में मुस्लिम वोटर्स की तादाद 29% है। मुस्लिम टीएमसी का बड़ा वोट बैंक रहा है। बीजेपी को शक है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग हो सकती है। ऐसे में बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुस्लिम बहुल इलाकों के पोलिंग स्टेशनों पर महिला अर्धसैन्य बलों की तैनाती की मांग की है, जिससे बुर्का वाली महिलाओं की पहचान भी ठीक से की जा सके। बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति से अगर अल्पसंख्यक वोट का बंगाल में ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। वहीं अगर एनआरसी सीए मुद्दे पर बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इसका फायदा 70% वोट के साथ बीजेपी को मिल सकता है। सीएए और एनआरसी का विरोध करने की वजह से ममता से सूबे के हिंदुओं का एक वर्ग नाराज है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा किसे होने वाला है। इससे पहले बीजेपी ने सूबे में होने वाली राजनीतिक हिंसा पर एक्शन की मांग की थी। चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय अर्धसैन्य बलों की तैनाती की बीजेपी मांग कर रही है। बंगाल में बीजेपी की रणनीति वही है जो ममता की लेफ्ट सरकार के खिलाफ थी। हर मोर्चे पर इतनी आक्रामकता दिखाई जाए कि जनता का राज्य सरकार पर से भरोसा उठ जाए। तब ममता ने सिंगूर से बंगाल की आम जनता के दिल में जगह बनाई थी। अब बीजेपी ममता सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है। गायों की तस्करी, गैर कानूनी माइनिंग, ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा राजनीतिक हिंसा बीजेपी की हिट लिस्ट में है। दूसरी तरफ ममता को विश्वास है कि बंगाल की आम जनता से उनका सीधा कनेक्ट बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देगा। एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। भारत माता के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी को लगातार घेरने में लगी हुई है। बंगाल के विकास की रफ्तार सुस्त होने के लिए उनके भतीजे प्रेम को जिम्मेदार बताने में जुटी है। बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी नेताओं के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी में नंबर 2 अभिषेक बनर्जी हैं। पूरा पश्चिम बंगाल के सामने उनकी छवि एक ईमानदार महिला मुख्यमंत्री की है।
लेकिन पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा ये जानता है कि अभिषेक बनर्जी केवल रुपया बटोरने में लगे हुए हैं, धन बटोरने में लगे हुए हैं। उन्हें अपने बुआ के मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी जानती है कि सूबे में ममता बनर्जी की छवि एक फाइटर की रही है। वो बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आती हैं। पैरों में हवाई चप्पल और साधारण साड़ी उनकी पहचान रही है। ऐसे में बीजेपी भतीजे अभिषेक के बहाने ममता को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ममता राज में हुए घोटालों को भी जोर शोर से गिनाया जा रहा है। करप्शन को लेके बीजेपी अपना बीड़ा उठा रही है और ममता बनर्जी क्योंकि रूरल बंगाल में उनकी पकड़ है, उनको लगता है वो पकड़ रहेगी, लोग उनके साथ रहेंगे। और ये उनके जो नेफ्यू को लेके, भांजे को लेके जो एक रिएक्शन हुआ है, और शुभेंदु अधिकारी का जाना भी पार्टी छोड़ के नंबर 2 थे, और अभिजीत बैनर्जी के आने से उनको जो अहमियत मिली है उसकी वजह से वो भी एक कारण माना जाता है। बैटल ऑफ बंगाल में बीजेपी सूबे के लोगों को बार बार याद दिला रही है, मां, माटी और मानुष के नारे के साथ सत्ता में आने वाली ममता ने बंगाल को कहां से कहां पहुंचा दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक मौका दीजिए, बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे। बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, दीदी तक आवाज जानी चाहिए। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? दीदी सुन लीजिए, आवाज बंगाल की जनता की आवाज है। पिछले 10 साल से बंगाल की सत्ता संभाल रही ममता बनर्जी को लगता है कि भले उनकी पार्टी से एक एक कर नेता टूट रहे हों, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी उनके साथ हैं। ममता बनर्जी समझ रही हैं कि सिर्फ अल्पसंख्यक वोटों के दम पर वो बंगाल की सत्ता में नहीं बनी रह सकती। ऐसे में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ममता ने लॉकडाउन की बंदिशों के बाद भी बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान कोई खास पाबंदी नहीं लगाई, तो रामनवमी को बंगाली संस्कृति का हिस्सा बताने लगी हैं। बंगाल के सियासी अखाड़े में खड़ा हर महारथी अपने सहूलियत और वोट बैंक के हिसाब से लोहा गर्म करने में लगा हुआ है। हर उस समीकरण पर तूफानी रफ्तार से काम चल रहा है जिससे वोट की फसल काटी जा सके। बीजेपी ने अपना पूरा जोर उन राज्यों पर लगा दिया है जिन्हें राजनीतिक पंडित नॉन बीजेपी स्टेट कहा करते थे। असम में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है, लेकिन वहां भी कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उसके गठबंधन की शक्ल क्या होगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपने पुराने सहयोगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को छोड़कर यूपीपीएल का हाथ थाम लिया है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में इस गठबंधन ने बीपीएफ को पीछे छोड़ दिया था। केरल में बीजेपी उन ईसाई नेताओं को जोड़ने में लगी है जो अभी तक कांग्रेस का समर्थन करते थे। बीजेपी की ये चुनावी सक्रियता फिलहाल देश की किसी और पार्टी में नहीं दिख रही। 2021 सक्रियता की इसी कसौटी पर गैर बीजेपी दलों का इम्तिहान लेने वाला है। आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।